नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन अगर उम्मीद पर भी पानी फिरने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे। अब हरियाणा में बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पूरी बीजेपी को उम्मीद थी कि 25 सितंबर को मोदी जी की रैली हरियाणा में बीजेपी का माहौल बना देगी, बीजेपी कमबैक करेगी, बीजेपी कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज देगी, चुनौती देगी। लेकिन उम्मीदों पर जैसे बीजेपी वालों के पानी फिर गया, क्योंकि मोदी जी की जो आज रैली हुई हरियाणा में, उसमें भीड़ उम्मीद से कम थी। अगर सच बोलूं तो जो खाली कुर्सियां थीं उनको किसी तरह भरा गया, लोगों को बैठाया गया। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि मोदी जी की रैली में लोग कम आ रहे हैं या अमित शाह की रैली में भीड़ कम जुट रही है, या फिर जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा नायब सिंह सैनी साहब, उनके यहाँ लोग नहीं आ रहे। मनोहर लाल खट्टर की तो खैर बात ही ना करिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। सवाल रैली में, बीजेपी की रैलीज में कम भीड़ का नहीं। सवाल ये है कि पब्लिक जो है, जो वोटर है, एक स्टेप फॉरवर्ड चला गया है, एक कदम आगे बढ़ गया है और उम्मीदवारों को हूट कर रहा है। जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों की नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ झंडे दिखाए जा रहे हैं। कई ऐसे कस्बे और गांव हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार गांव में दाखिल नहीं हो पा रहे, उनके रास्तों को रोका जा रहा है। अब एक ताज़ा ही वीडियो देखिए, आज का वीडियो देखिए। हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना असेंबली, और यहाँ पर भारी भरकम कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर देवेंद्र सिंह बबली साहब लड़ रहे हैं। बबली साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आप देखकर समझ जाएंगे कि उम्मीदवारों का क्या हाल है। नारेबाजी हो रही है, रास्ता रोका जा रहा है, लोग खुलकर बोल रहे हैं। विरोध करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सवाल जवाब पूछने के लिए आए हैं देवेंद्र बबली से। अब दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, दो बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर साहब की जो ऑडिटोरियम्स में जो सभाएं हो रही, रैलियां हो रही हैं, ऑडिटोरियम्स में, होटल में जो रैलियां हो रही हैं, या मोदी जी की जो शामियानों में रैली हो रही हैं, इन रैलीज़ को देखकर और जनता के रिस्पांस को देखकर ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए, काफ़ी पीछे रह जाए। हो सकता है 30 सीटें भी ना मिलें, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 सीट भी मिलना मुश्किल है। 90 में 25 मिले तो बड़ी बात होगी। इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी हरियाणा के। अब आज मैंने फिर से हेमंत अत्री साहब को बुलाया, उनको इनवाइट किया और मैंने कहा कि ज़रा आप ताज़ा आकलन बताइए, 90 सीटों का ताज़ा आकलन। और आखिर में मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि टोटल अपडेट दूंगा आज इस वीडियो में कि कांग्रेस कहाँ खड़ी, कितनी सीट तक पहुँच सकती है, और बीजेपी क्या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, और मोदी की इस रैली के बाद बीजेपी कहाँ पर है, बीजेपी का पेंडुलम क्या बता रहा है, 25, 30 या 20 और 15, ये सब कुछ बताऊँगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है, जो आज का सवाल है, 25 सितंबर का सवाल मोदी की रैली के बाद, क्या अगर मोदी माहौल नहीं बना पा रहे, मोदी जैसा वोट कैचर, जी हाँ, अगर वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं, तो बीजेपी की जो दिशा है हरियाणा में, वो क्या है, किस तरफ बीजेपी बढ़ रही है, और 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे, वहाँ बीजेपी कहाँ खड़ी होगी, स्कोर बोर्ड क्या होगा, ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन एक सवाल कांग्रेस को लेकर भी है। कांग्रेस में जो इनफाइटिंग चल रही है, मैडम कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा, एक तरफ एक दलित स्टार लीडर हैं शैलजा, और दूसरी तरफ हैवी वेट भूपेंद्र हुड्डा, इनके बीच क्या कंप्रोमाइज़ हो पाया है? क्या राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया ने दोनों से फ़ोन पर बातचीत करी है? क्या दोनों को एक मेज़ पर बैठाया जा रहा है? क्या दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? या फिर 36 का आंकड़ा है, और ये जो दलित वोट बैंक है, कांग्रेस का जो बिग दलित वोट बैंक है, क्या उसमें सेंध लगाने का खेल जारी है? मायावती के जरिए या चंद्रशेखर आजाद के जरिए ये खेल जारी है। ये जो झगड़ा है, जो इनफाइटिंग है, शैलजा वर्सेस भूपेंद्र, इसका अंजाम क्या होगा? या फिर एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि साहब, झगड़ा तो पहले भी था। दरअसल मोदी से लेकर और खट्टर साहब तक सबने इस झगड़े को तिल का ताड़ बना दिया है।
अब हरियाणा के चप्पे चप्पे से वाकिफ दो बड़े रिपोर्टर, दो दिग्गज रिपोर्टर आज हमारे साथ होंगे। दोनों को मैंने इनवाइट किया। हेमंत अत्री हैं जो हरियाणा से सीधे जुड़ेंगे, और दिल्ली से जुड़ रहे हैं अशोक वानखेड़े टाइगर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी नज़र है स्कोर बोर्ड पे। आखिर तक देखिएगा, स्कोर भी पता लग जाएगा। मोदी की रैली के बाद क्या स्कोर है बीजेपी का। पहला सवाल, क्योंकि अत्री साहब हरियाणा की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पहला सवाल अत्री साहब, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन मिस्टर अत्री। क्वेश्चन ये है कि आज दूसरी बड़ी रैली जिसे कह रही बीजेपी, वन ऑफ द बिगेस्ट रैली मोदी जी की थी आज हरियाणा में, दूसरी बड़ी रैली अमेरिका के आने के बाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रैली हिट है, सुपर हिट है। मोदी जी ने आज पूरा मजमा बांध दिया है, समा बांध दिया है। और कुछ कह रहे हैं कि ये रैली फ्लॉप थी, इट वॉज अ फ्लॉप रैली। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, दोस्तों को भी नहीं मालूम। अत्री साहब, आपकी आंखों से, जुबान से सुनना चाहते हैं सच्चाई क्या है। वॉज इट अ फ्लॉप, वॉज इट अ सुपर हिट? जो गोहाना में रैली हुई आज, उसमें जो टेंट लगाया गया था उसकी डायमेंशन सुन लीजिए, फैसला जनता कर लेगी, दर्शक कर लेंगे, सारे सुबुद्धि दर्शक है हमारे। हरियाणा के अंदर जितनी भीड़ रैलियों के अंदर टेंट में होती है, उससे कई गुना भीड़, आपने हमेशा से देखा है, कई गुना भीड़ 10-12 किलोमीटर के दायरे में होती है। उसको हम रैली कहते हैं। पहले तो मेरी आपत्ति इसी बात में है कि इसको रैली कहा जा रहा है। ये रैली नहीं, ये जनसभा थी। एक बात। अब केवल डायमेंशन सुन लीजिए, स्ट्रेट आंसर। 36 मीटर इंटू 120 मीटर के दायरे में टेंट लगा था। 36 मीटर इंटू 120 मीटर, आई एम टॉकिंग इन स्ट्रेट टर्म्स। और जब मैंने 36 मीटर चौड़े, 120 मीटर लंबे, लंबे, ओके जी। मैंने टेंट वाले से स्पेसिफिक सवाल पूछा, भाई ये टेंट आपने लगाया? कहा साहब हाँ, क्योंकि साउंड वाउंड सब वही लगाते। मैंने कहा साहब चेयर कितनी लगाई? उसने कहा साहब 10,000 चेयर लगाई। अब आप बता दीजिए ये रैली थी या जनसभा थी हरियाणा के स्टैंडर्ड के हिसाब से? एक सीधी बात और बता दूं आपको दर्शकों के लिए। आज से ठीक 11 साल 10 दिन पहले 15 सितंबर 2013 को मैं एडिटर होता था हरियाणा में। रेवाड़ी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार जब ये घोषित किए गए थे, आपको ध्यान होगा, पूर्व सैनिकों की रैली की थी मोदी जी ने। वहां पर 1.5 से 2 लाख लोग थे, मैं खुद था। ओके। और आज 11 साल 10 महीने के बाद, 11 साल 10 दिन के बाद मोदी जी उसका 10% भी नहीं रह गए हैं। ये मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं। मोदी जी ने जो पहली रैली करी जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए रेवाड़ी में, जिसको अत्री साहब ने अपनी आंखों से देखा और आज भी इस रैली को ये फॉलो कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ये जो 10 साल हैं, काफी पानी बह गया यमुना में। 10% भी रैली नहीं। 11 साल 10 दिन। 11 साल। टाइगर क्या कह रहे हैं कि 11 साल बाद की जो रैली है प्रधानमंत्री की, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं 10% भी नहीं थी मोदी की फर्स्ट रैली जो हरियाणा में हुई थी। व्हाट इज दिस? दीपक जी, मैं आगे एक थोड़ा सा और ऐड करता हूं, यदि मैं गलत हूं तो हेमंत भाई मुझे करेक्ट करे। ये 22 विधानसभा से लाए हुए लोग थे। 22 विधानसभा से लाए हुए लोग 10,000 भी नहीं हुए, तो आप समझ जाइए क्या 1,000 लोग भी नसीब नहीं है। 500 उम्मीद 500 भी लोग नसीब नहीं है। अरे तो टाइगर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब शामियाने में रैली हो रही जो नहीं होनी चाहिए, तो हरियाणा की बसें कहाँ गई? हरियाणा के ट्रैक्टर कहाँ हैं? ट्रॉलियां कहाँ हैं? वो जो हुजूम लगता था, रैलियां तो हरियाणा की मशहूर हैं। किसान घर से निकलने की जरूरत तो करे। जो हेमंत भाई ने पिछले एपिसोड में आपके साथ शेयर की थी बातें, वो जब अब हमारी टीम घूम रही है वहां पे, जब पूछ रहे हैं, तो उनने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट बताई। शायद ही कोई बीजेपी का उम्मीदवार है जो गांव में जा पा रहा है। एक जगह एक मंत्री जी गए, लोगों ने हाथ खींच के कार से बाहर निकाला। कार के सामने लोग खड़े हो गए, बोले चल इस कीचड़ में, तुझे समझ में आ जाएगा क्या होता है कीचड़। और लिटरली उसको कीचड़ में चलाया। बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी के उम्मीदवार जो मंत्री है। माय गॉड। उसके बाद खट्टर साहब तो आज ये जनसभा कह रहे हैं। खट्टर साहब तो बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी को आजकल एड्रेस कर रहे हैं। एक कोई धर्मशाला थी, उसके अंदर खट्टर साहब एड्रेस कर रहे थे, 300-400 लोग होंगे। उसमें खट्टर साहब ने कहा कि यहां से जो उम्मीदवार जीतता है वही सरकार बनवाता है। तो एक लड़का तो बोले आप बताओ यहां से उम्मीदवार जीतेगा कि नहीं जीतेगा, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। जब ये सवाल पूछा तो एक लड़का युवा था, उसने हाथ खड़ा करके कहा, सुनिए खट्टर साहब, बीजेपी की सरकार हो सकता है बन जाए, लेकिन यहां का उम्मीदवार सिरसा का किसी हालत में नहीं जीतेगा।
ये बीजेपी का कार्यकर्ता बन रहा है। तो खट्टर साहब इतने गुस्से में आ गए, उन्हें लोगों को बोला इसको धक्के मार के निकालो बाहर। अत्री साहब, माय क्वेश्चन इज कि अगर ये मोदी की सेकंड रैली, पहली रैली फ्लॉप, सेकंड रैली भी अगर आपको लग रही है कि उस तरह का क्राउड नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, और मिस्टर खट्टर जो हैं वो अभी भी मिस्टर इंडिया बने हैं, नहीं उनका कहीं पता लग रहा है। आज भी मोदी जी ने खट्टर के बारे में कुछ नहीं कहा, खट्टर मोदी जी के मंच पे नहीं थे। कंगना रनावत ने बाकी कसर जो है पूरी करी दी, उन्होंने कहा कि ये काले कानून वापस होने चाहिए। बीजेपी में एक इनडिसिप्लिन दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किस दिशा की तरफ बढ़ रही है? अगर मोदी जी जैसा मांझी इस नाव को नहीं संभाल पा रहा तो बीजेपी की नाव का फिर क्या हाल होने वाला है 8 अक्टूबर को? दीपक जी, मोदी जी जो है ना वो चढ़ती कला के मांझी हैं, डूबती नैया के मांझी नहीं है, माफ कीजिएगा। आज ओहो, इसको फर्क समझना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली आपने कहा कि खट्टर साहब गायब हो गए। मैंने खट्टर साहब को ढूंढ लिया है, आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं। जिस समय ढूंढ लिया मैंने उनको, और पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिस समय मोदी जी, एक इनाम तो बनता है आपको फिर। जिस समय मोदी जी गोहाना में इतनी भारी जनसभा कर रहे थे, रैली में नहीं कहूंगा उसको, उस समय माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो उनके बाल सखा, उनके लंगोटिया यार, उनकी तमाम चीजें, उनके चेले, परम शिष्य, उस समय मनोहर लाल जी नारायणगढ़ के अंदर, जो नायब सिंह सैनी की पिछली कंस्टिट्यूंसी थी 2014 में जी, वहां के मिलन पैलेस के अंदर एकत्र हुए उनके समर्थक, और वहां उसके साथ ही ग्राम देवता का एक बैंकेट हॉल है जिसको खेड़ा बोलते हैं। उस समय माननीय मनोहर लाल जी 400 लोगों की भारी भरकम रैली को संबोधित कर रहे थे। इसको मैं रैली कहूंगा। ये बीजेपी के नए स्टैंडर्ड्स हैं, ये नए डेराइव्ड स्टैंडर्ड्स हैं। और माफ कीजिएगा, आज से ठीक 11 दिन पहले, आपको याद होगा 14 सितंबर को उसी कुरुक्षेत्र में उन्होंने रैली की थी, जिसका एक धार्मिक संदर्भ भी है। जैसे आपका अयोध्या का संदर्भ है, वैसे ही वहां का संदर्भ है। वहां पर 5000 आदमी आए थे, मैंने बताया। उसके बाद हमने वीडियो भी दिखाई सारी। आज भी आपके पास एक्सक्लूसिव वीडियो है उस रैली की, मैंने भेजी है आपको। अब समझिए असली खेल क्या है। ये था आज जाट लैंड। उस दिन कहां था? उस दिन बीजेपी का कोर लैंड था, जीटी रोड बेल्ट, कुरुक्षेत्र। आज साहब 6 जिले थे इसमें। आप सोच सकते हैं, 22 कंस्टिट्यूंसी जब भाऊ ने कहा, और 6 जिले कौन से जहां से मैक्सिमम ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सेल्फ मोबिलाइजेशन होता है? वो जिले कौन से हैं? सोनीपत, रोहतक, पानीपत, जींद, झज्जर और रेवाड़ी। उसी रेवाड़ी में जहां 1.5 लाख की रैली की थी। आज नरेंद्र मोदी यहां क्यों खड़े हो गए आकर के? आपने सोचा है कभी? इसका केवल और केवल एक कारण है। दीपक जी, आप दोनों सीनियर साथी हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम बनते ही 2014 में एक परिपाटी शुरू की थी। अपने यूजलेस चेलों को, वर्थलेस चेलों को, रूथलेस और होपलेस चेलों को मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट करने की, उनको जबरदस्ती थोपने की। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड पैराशूट चीफ मिनिस्टर्स। एंड दिस कैंपेन स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम हरियाणा फर्स्ट। उसके बाद महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद झारखंड। तीनों हमारे इकट्ठे चुनाव होते हैं। रघुवर दास। इस बार इकट्ठा चुनाव नहीं हो रहा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तो इस बार अलग अलग चुनाव कराना पड़ता है। तो बेसिकली देखिए कि जहां से ये सिलसिला आपने शुरू किया था बदतमीजी का, कि जनता का पॉपुलर मैंडेट को आप पैरों तले कुचल करके आप अपने हैंडपिक लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप याद कीजिए 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हुआ था, रामविलास शर्मा की अध्यक्षता थी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उनको किनारे कर दिया। फर्स्ट टाइम के एमएलए मनोहर लाल खट्टर 5 बार के एमएलए के बॉस थे, और वो उनके नीचे मंत्री थे, अध्यक्ष थे बीजेपी के, 2 बार के अध्यक्ष। 1970 में दीक्षा ली। मोदी जी तो 76 में आए हैं आरएसएस में भी, और आज उनका जीते जी बीजेपी। हेमंत अत्री जी, मैं एक थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं अपने दोस्तों के लिए। हेमंत जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मोदी जी ने अपनी पसंद के लोग, जिनका मुख्य धारा की राजनीति से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, जो उस वक्त सबसे लोकप्रिय लोग नहीं थे, उनको आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा दिया। पहली गलती मनोहर लाल खट्टर, जो एक टॉप पॉलिटिशियन नहीं थे, मोदी जी के खास थे, इसलिए उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस को बनाया, नितिन गडकरी को किनारे किया, मुख्यमंत्री बना दिया। झारखंड में कई बड़े नेता थे बीजेपी के, उनको किनारे कर रघुवर दास को बनाया। तो मोदी जी ये जो मित्रवाद चला रहे थे इस पार्टी में, उसका खामियाजा आज वो भुगत रहे। हेमंत जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि मोदी जी की रैली से बहुत उम्मीदें थी कि बीजेपी जो तकरीबन 20 सीटों पर खड़ी है, ये आगे बढ़ेगी, ये 25 सीट तक पहुंचेगी, ये 30 सीट तक पहुंचेगी, इस तरह की भी बातें हो रही थी। क्या आपको लगता है 20 से 25 की जगह नीचे आ सकती? क्योंकि आज की रैली को आप कह रहे कि आपको गर्मजोशी नहीं दिखी। दीपक जी, मैंने आपको एक बात कही थी कि हरियाणा में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोदी और खट्टर को घुमा दीजिए पूरे हरियाणा में,
तो आधा हरियाणा तो वो घूम गए हैं। मोदी और खट्टर को हरियाणा में घुमा दीजिए, बाकी काम जनता खुद ही कर देगी। तो मोदी जी ने एक आधा काम कर लिया है, कुरुक्षेत्र में दर्शन दे दिए हैं, आज गोहाना में दे दिए हैं, 2 जगह उनके दर्शन और होने हैं अभी एज पर शेड्यूल। हिसार आना है उनको और उसके बाद पलवल आना है। और मनोहर लाल जी आपको पता है ये बैंकेट हॉल्स में रैलियां कर रहे हैं, खेड़ा में रैलियां कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक बार बस घुमा दीजिए। आज मेरी एक बहुत बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात हुई थी, जिसका जो मंत्री भी रहे हैं, तो मैंने उसको हंस के कहा कि मनोहर लाल जी को क्यों नहीं बुला लेते आप रैली में? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी फिर तो मुझे पहले बता देते, मैं नॉमिनेशन ही विड्रॉ कर लेता। मगर पिछली बार भी तो आपका काम उन्होंने ही किया था। यहां हालत खड़ी है साहब, हाथ जोड़ रहे बीजेपी के कैंडिडेट के, प्रभु हमारे यहां बताओ। आज आप देखिए प्रधानमंत्री की रैली थी, 22 कंस्टिट्यूंसी, आप गिन के देखिए 450 आदमी नहीं बनते, 10,000 आदमी। 22 से गुणा करके देखिए आप, कल्पना करके 500 का एवरेज, 500 का एवरेज नहीं आता सर। और रैलियां कहां होती है दीपक जी, समझना पड़ेगा इस देश को। रैलियां होती है ट्रैक्टर से, ट्रैली से, सेल्फ मोबिलाइजेशन से। कारों में, टाटा सुमो में, एसी गाड़ियों में कभी रैली होती देखिए आपने? उसमें आएंगे ही 3 सवारी, चौथा तो ड्राइवर है। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में ढोल फट चुका है। यहां इनकी कितनी सीट आएंगी कितनी नहीं आएंगी इसको आप छोड़ दीजिए, इन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है। इनकी रणनीति सुन लीजिए आप, इनकी रणनीति सुन लीजिए आप। इनकी रणनीति सिंपल है। इन्होंने अपना सर्वे कराया है लेटेस्ट, मैं आपके यहां ब्रेक कर रहा हूं खबर। उसमें इन्होंने देखा कि इनके जो कंटेंशन में कैंडिडेट है वो 18 है, 90 में से 89 में कैंडिडेट खड़े किए हैं। 18 कैंडिडेट इनके सर्वे में कंटेंशन में दिखे हैं। उसके बाद जो 71 बचे हैं, बीजेपी ने रणनीति बदल ली है। बीजेपी का यह मानना है कि इनमें से जो भी कांग्रेस को हराने की स्थिति में हो, सारे काडर को, सारे रिसोर्स को वहां लगा दो और किसी भी सूरत में हरियाणा में हंग असेंबली एंश्योर कर लो। ये बीजेपी की नई रणनीति है। उन्होंने देखा आपने सिरसा में कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, ये ऑफिशियल था, समझ गया। और बाकी जगह बीजेपी आज की तारीख में हेमंत अत्री कह रहे हैं कि जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रही, हंग असेंबली, किसी तरह से कांग्रेस को रोक दो, इस गेम को फंसा दो। जीत तो सकते नहीं, हो सकता है इस गेम को क्या ड्रॉ किया जा सकता है, क्या इस गेम को फंसाया जा सकता है, ये स्ट्रेटजी यहां पर आ गई। दूसरी बात इन्होंने कही कि मोदी जी की जो रैली थी, इसको जिस तरह से डिस्क्राइब किया है हेमंत अत्री जी ने तथ्यों के साथ, तो मैं यही कहूंगा कि रैली फ्लॉप ही मानी जाएगी। जो भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग फैसला करिए। टाइगर, एक चीज और है, हमने बीजेपी की बात कर ली, अब मैं जरा कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। कांग्रेस में भी आपकी बड़ी पैठ है, फिर मैं अत्री साहब से बात करूंगा। और दोस्तों का एक ही, क्योंकि अत्री साहब स्क्रीन पर आ गए हैं तो दोस्तों के मैसेजेस आने लग जाते हैं कि साहब ये बताइए होने क्या जा रहा है, कितनी सीटें बीजेपी को, कितनी सीटें कांग्रेस को। तो मैं दोस्तों से कह रहा हूं कि मैं आपसे मैंने वादा किया कि जब मैं अत्री साहब को बुलाऊंगा या रविंदर जी को बुलाऊंगा, मैं जरूर पूछूंगा कि व्हाट इज द टुडेज स्कोर, आज की ताजा स्थिति क्या है, वो पूछूंगा, आखिर में पूछूंगा। लेकिन टाइगर आपके पास आ रहा हूं, क्या शैलजा, कुमारी शैलजा सबसे बड़ा दलित फेस? आज मोदी जी ने भी कहा कि दलितों की इज्जत नहीं कर रही कांग्रेस, इशारा शैलजा की तरफ था। शैलजा ने आज जो पोस्टर लगाए, जो कल रैली है राहुल गांधी को लेकर, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का फोटो नहीं है। अब वो पोस्टर वार चल रही है। लोग ऐसा कहते हैं कि शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच अभी भी 36 का आंकड़ा है पर्दे के पीछे, और कहीं ना कहीं इसका असर है कांग्रेस पर। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कल की रैली के बाद एक टेबल पर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा को बैठाने में कामयाब होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये सब लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। बीजेपी की आपने स्ट्रेटेजी अभी बताई, अभी अत्री जी ने सब बताया, हेमंत जी ने, कि अब बाकी बचे हुए सीटों पर कांग्रेस कैसी हारेगी और हंग असेंबली कैसी आएगी, इसका प्रयास है। तो आज बीजेपी को शैलजा के प्रति इतना प्रेम क्यों आ रहा है और शैलजा उनको लूज बॉल क्यों दे रही है? दीपक जी, जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को सत्ता में नहीं, देखिए एक मिनट, जनता ने मन बना लिया कि वो बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देगी। जनता जानती है कि बीजेपी का अल्टरनेट वहां कांग्रेस है, इसलिए बाय डिफॉल्ट कांग्रेस वहां सत्ता में आएगी। लोग जानते हैं कि चौटाला का कुनबा टूट चुका है, वो सत्ता में नहीं आएगा। वो मायावती और चंद्रशेखर को बहुत पहले से रिजेक्ट कर चुके हैं। मायावती कितने सालों से चुनाव लड़ रही वहां पे, तो पहली बार नहीं लड़ रही। चंद्रशेखर भी आजमा रहे हैं। सवाल अब दलित वोटों का नहीं है, सवाल है बीजेपी को निपटाएगा कौन, उसके साथ जनता खड़ी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं क्यों कहता हूं कि बीजेपी के लोग हैं, क्या शैलजा के खिलाफ जिसने स्टेटमेंट दिया, जिनने कुछ बोला, उसके बाद तुरंत एक दिन के अंदर
क्या हुड्डा ने ये नहीं कहा कि शैलजा हमारी बहन है और इसके खिलाफ बोलने वालों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं? तो मैंने पूछा वहां जाके, मैंने एक उसी के हुड्डा जी को ही पूछा, मैंने बोला हुड्डा साहब की बात हुई? अच्छा, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पूछा तो मैंने बोला आपने सिर्फ कहा है, मैंने फोन पे बात हुई, बोला आपने कहा है, एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर? तो उन्होंने कहा कि वो वीडियो देखिए अशोक जी, उस वीडियो में जिन लोगों ने वो कहा वो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है। ये एक किसी का गेम प्लान था। उस गेम प्लान में अब बताइए मुझे, सिंपल सी बात, कल मैं एक थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं हेमंत जी का भी इसमें थोड़ा सा इनपुट चाहूंगा। यदि कल कांग्रेस 60 सीटें आती है और मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश होती है, शैलजा जी किस मुंह से दावेदारी मांगेगी जब वो चुनाव प्रचार में नहीं गई, इतने दिन से घर पे मुंह फुला के बैठी है? अब क्या हरियाणा में हुड्डा ने कभी बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? शैलजा ने भी नहीं बोला अभी तक कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। ये दोनों मैच्योरिटी के साथ है। ये सुरजेवाला को क्या बोलने की जरूरत थी? हम तीनों में से एक बनेगा। तुम तीनों के बाप का हरियाणा है क्या कि तुम तीनों तय कर लोगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मुगलों से जागीर में पाई थी इन्होंने? ये जागीर है, हम तीनों के नाम बटिए भाई, एक बार तू बन लियो, एक बार तू बन लियो, एक बार मैं बन लूंगा। अरे कौन तय करेगा? विधायक तय करेंगे? कौन तय करेगा? राहुल गांधी और ये पूरी कांग्रेस तय करेगी, हाईकमान तय करेगी। सुरजेवाला को ये बोलने की क्या जरूरत है हम तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा? तू 3 में ना 13 में। पिछली बार खुद का डिपॉजिट बचाते बचाते रह गया, इस बार तेरे बेटे को जितवा के ला, तेरी पुराने पाप धुल जाएंगे। मध्य प्रदेश में गया, वाइंड अप हो गया मध्य प्रदेश पूरा, 29 की 29 सीटें। टाइगर गॉट द पॉइंट। आपकी भूपेंद्र हुड्डा से भी बात हुई, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला, आपका कहना है कि ना सुरजेवाला अब मुद्दा है और ना कुमारी शैलजा मुद्दा है, ना हुड्डा मुद्दा है, पीपल वर्सेस खट्टर एंड मोदी। लोगों ने मन बना लिया है और ये जो मन बनता है ये 3 दिन में नहीं बनता, 6 दिन में नहीं बनता, किसी की नाराजगी से नहीं बनता, रैली की भीड़ से नहीं बनता। ये मन जो है इसमें मुद्दत लगती है और मुद्दतों से मन बना हुआ था, जब से ये आपने जो तरह तरह की बातें सुनी जो हो रही हैं मोदी के राज में और खट्टर के राज में। अत्री साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये जो शैलजा और हुड्डा का मामला है, क्योंकि मैं असली सवाल पे आ रहा हूं, बट उससे पहले एक सेमीफाइनल क्वेश्चन, क्या ये मिस्टर हुड्डा एंड मिस शैलजा, ये जो मसला है, ये दुखती रग कांग्रेस की, ये हल हो पाएगी 5 तारीख से पहले, वोटिंग से पहले हल हो पाएगी? आपको लग रहा है कुछ इसमें सॉल्यूशन है? दीपक जी, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मैंने कल भी आपको एक बात कही थी। ईमानदारी की बात है कि ये सारा काम भी बीजेपी ही करवा रही है। उसके जो तमाम चैनल्स हैं उनके थ्रू इसको मैनिपुलेट करवाया जा रहा है। हकीकत देखिए क्या है, हकीकत देखिए, इसको थोड़ा सा खोल के देख लीजिए। कुमारी शैलजा के कितने लोगों को टिकट मिला है? 10 लोगों को। उनको 10 कंस्टिट्यूंसी में ही जाना है, उसके अलावा तो कहीं जाएंगे। उन्होंने कल कह भी दिया किसी एक आप जैसे साथी को, करीबी को, कि मेरे को बाकी कंस्टिट्यूंसी में तो बुलाएंगे ही नहीं और मैं अपनी सारी कंस्टिट्यूंसीज कवर करूंगी। उनको कोई गलतफहमी नहीं। हुड्डा साहब और कल जो है, कल राहुल गांधी आएंगे, पहले लैंड करेंगे वसंत के अंदर। वहां पर शैलजा समर्थक गोगी, शमशेर गोगी एमएलए, वहां पर वो रैली करेंगे। उसके बाद शैलजा का कतई जाना जरूरी नहीं है, जो सेकंड रैली है बरवाला में, क्योंकि वो सारी की सारी बेल्ट दूसरी है। जयप्रकाश का बेटा चुनाव लड़ रहा है, हुड्डा साहब चले जाएंगे। शैलजा उसी समय राहुल गांधी के साथ एक स्टेज शेयर करके शी में गो टू नरवाड़ा, जो उनकी पहले की कमिटमेंट है। तो इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कराने की जरूरत नहीं है। बढ़ा चढ़ा के कह दिया। ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से फुलाया जा रहा है और ये सारा बीजेपी का गेम प्लान है, इसको भी समझना पड़ेगा। और बीजेपी कैसे बारीक खेलती है, आपको ध्यान हो पिछले चुनाव में जब एक चैनल ने क्या किया था, 78 से 83 सीटें बीजेपी की और आई कितनी, 40, जो मैंने प्राइम टाइम में घोषणा की थी। ये बेसिकली गेम कुछ और है, जिसका आप मुझे ये बताइए, जिसका जो काम है वो उसी को साझे ना। अब शैलजा ऐसी कंस्टिट्यूंसी में आप भेज दीजिए उनको जहां पर उनकी हुटिंग हो जाए। आप चाहेंगे? ये कोई भी चाहेगा? आज मोदी जी ऑल पावरफुल एसपी जी उनके साथ होती है, वो मनोहर लाल खट्टर को क्यों नहीं बुलाते अपनी सभा में? बुलाए ना। अत्री साहब ने एक बात क्लियर कर दी कि शैलजा, कुमारी शैलजा बहुत बड़ी दलित नेता हैं हरियाणा की, बल्कि मैं कहूँगा उत्तर भारत की आज की तारीख में एक सीनियर पढ़ी लिखी नेता है और बहुत कूल है, वैसे ऐसा नहीं है। शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक पावरफुल, आप कह सकते हैं, जाट नेता, हरियाणा के नेता,
मुख्यमंत्री रहे, उनके बीच में जो झगड़ा है, इसको बीजेपी ज्यादा हवा दे रही है। ये झगड़ा इतना बड़ा नहीं जितना दिखाया जा रहा है, ये मिस्टर अत्री का कह रहा है। मिस्टर अत्री, अपना फाइनल क्वेश्चन, और आप समझ के फाइनल क्वेश्चन मेरा क्या है। आपकी अग्नि परीक्षा मैं लेता हूँ। अभी तक आप मोदी जी की अग्नि परीक्षा ले रहे थे, हुड्डा की ले रहे थे, अब मैंने कहा आपकी भी अग्नि परीक्षा ले ले। ये बताइए आज का स्कोर सूरज ढलने के बाद आज की तारीख में बीजेपी कहां खड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है सूरज ढलने के बाद? दीपक जी वैसे जाती है ये मेरे साथ। नहीं देखिए, आज की रैली के बाद एक चीज मैं, देखिए सीधे मैं हरियाणा गया नहीं, हरियाणा में आप बैठे हो, चप्पे चप्पे पे आप घूम रहे हो, पूरी उम्र पत्रकारिता की हरियाणा में गुजार दी, कोई ऐसा नेता नहीं, विधायक नहीं जो अत्री साहब को जानता ना हो। तो आप ही से पूछूंगा सर, अग्नि परीक्षा आपकी है। देखिए, दो चीज है, एक तो आप पूरा हरियाणा आप दोनों का इंतजार कर रहा है, आप आइए और हम सारे घूमेंगे इकट्ठे। पहली बात तो ये, अभी 7-8 दिन बचे हुए प्रचार में, एक बिल्कुल आएंगे। दूसरा, आपने कहा कि अब स्कोर क्या है। जी हाँ, वो आइए। बात है, कल रात को अगर मुझे ठीक से याद है तो कल मैंने कहा था कि 15 बीजेपी क्रॉस नहीं कर रही है। आज की रैली के बाद, जनसभा के बाद, सॉरी, आज की विशाल जनसभा के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उसी चीज पर कायम हूं। बीजेपी 15 से एक भी सीट आज भी क्रॉस नहीं कर रही है। एक आध सीट कम हो सकती है फालतू। 90 में से 15 प्लस आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है। बीजेपी 15 प्लस, यानी आपने 20 से 5 और घटा दिए, कल 15 से 20 कह रहे थे आप। चलिए कांग्रेस बता दीजिए। मैंने 15 से 20 हाईएस्ट कहा था, हाईएस्ट। अच्छा चलिए, आज 15 प्लस बोला ना आपने जी, 15, 90 में से 15 तारीख में बीजेपी 15 पे खड़ी। आगे बताइए, कांग्रेस बताइए। कांग्रेस वही 60 प्लस माइनस 2। बाकी कल राहुल गांधी जैसे ही आएंगे असंध के अंदर, वहां पर बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। वो आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं। इसमें मुझे 2 मिनट दीजिएगा आप। हरियाणा के अंदर दीपक जी, दोनों साथी सहमत होंगे, बीजेपी के लिए 2 गेटवे हैं 2014 से लेके आज तक। एक है साउथ हरियाणा, जिसको आप अहिरवाल कहते हैं, और उसमें 11 सीटें। और दूसरा जो गेटवे है वो है जीटी रोड बेल्ट फ्रॉम सोनीपत टू अंबाला। अहिरवाल के अंदर 11 सीटें हैं, और जो जीटी रोड बेल्ट है उसके अंदर 26 सीटें हैं। ये कुल मिला के सीटें हुई साहब 37। 2019 में भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी में थी, 40 सीट थी 90 में से। उसके बावजूद मत भूलिए कि 23 बीजेपी को मिली थी 37 में से। और इस बार जो कांग्रेस गजब करने जा रही है, वो जीटी रोड बेल्ट पे बिल्कुल सुपड़ा साफ करने जा रही है इनका। और उस सुपड़े के अंदर मनोहर लाल खट्टर की करनाल सीट, और जो नायब सिंह सैनी है, जिनके जो लड़ रहे हैं अभी लाडवा में, वो भी हार जाएं तो मुझे तजुर्बा नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसमें हैरानी नहीं होगी। आप सोचिए, जिस सीट करनाल ने 3 बार जिता करके 2 मुख्यमंत्री दिए, 9.5 साल मनोहर लाल, और अभी 6 महीने से नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उनको भगाना पड़ा करनाल से। क्यों? वो लड़ नहीं सकते थे, वो क्यों नहीं लड़े? सिंपल सी बात है, करनाल के ऊपर पहले मनोहर लाल ऊपर से थोप दिए गए, फिर नायब सिंह सैनी ऊपर से थोप दिए गए, और लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की थी, जो काडर की थी, उनकी भ्रूण हत्या हो गई थी। इसलिए इनको वहां से शिफ्ट करना पड़ा लाडवा। और पूरी जीटी रोड बेल्ट आप देखिए। इसलिए मैंने कहा कि कल राहुल गांधी की असंध की जनसभा होने दीजिए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी जीटी रोड बेल्ट का हो जाएगा। अत्री साहब ने आज ये ऐलान किया कि राहुल गांधी की कल रैली देखने के बाद मैं मिजाज को समझूंगा, तब मैं एक और असेसमेंट दूंगा। आज मैंने मोदी की रैली देख ली, जो मुझे 2013 की जो मोदी जी की रैली, पहली रैली थी जहां से मोदी जी ने प्रधानमंत्री का समा बांधा था, उस रैली और आज की मोदी की रैली में सिर्फ और सिर्फ 10% की आज उन्हें भीड़ दिखी। यानी मोदी जी 90% नीचे चले आए। टाइगर, लास्ट लाइन फ्रॉम मोदी जी 90% नीचे चले आए, अत्री साहब कह रहे हैं। बिल्कुल यकीनन। और मैं तो कहता हूं कि ये बीजेपी कल की रैली के बाद तो आप देखिए कि ये फिर 90 से 95, 94, 96, 97, 98 तक जाएंगे, क्योंकि पूरे उस बेल्ट में जो बात कर रहे हैं, वहां बीजेपी को घर बिठाने के लिए मनोहर खट्टर का नाम ही काफी है। ओके, मनोहर लाल खट्टर का नाम काफी, यानी जिस शख्स के हाथ में लगाम सौंपी थी मोदी जी ने 2 बार, आज उसी को टाइगर कह रहे हैं। और दूसरे टाइगर जो हरियाणा के, दोनों लोग एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, एक उम्र गुजार दी इन्होंने इलेक्शन कवरेज में। इन दोनों का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर ऐसा लगता है कि एक दुखती रग बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए बन गए। टाइगर, आप आए, आपने समय निकाला। और हेमंत जी कुछ कहना चाहते हैं? हेमंत भाई लास्ट लाइन बोल दिए। दीपक जी, एक साथी आज रैली में जा रहे थे बीजेपी के लीडर, और मैंने कहा भाई साहब रैली में क्या हुआ? तो उसने बहुत डाउन मुंह करके
और मुझे कहा कि हरियाणा में भाजपा का काल मनोहर लाल। मैंने कहा और ये कहते हैं उसने फोन काट दिया, उसने फोन ही काट दिया। मैंने दोबारा कॉल लगाई तो उसने, मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा इससे बढ़िया लाइन नहीं हो सकती वाइंड अप करने के लिए प्रोग्राम। चलिए होता है टाइगर, कभी कभी बहुत सीनियर लीडर है, उसने फोन काट दिया। वो 2 बार फिर उठाया नहीं, फिर उसका फोन आया कि सॉरी भाई साहब मैं भावुक हो गया था। मैंने कहा क्या हो गया? कहता कि खुद तो जाने केंद्र में जा बैठे वो, और हमें यहाँ लोगों के बीच में जूते खाने के लिए छोड़ के चले गए। ये सियासत में कभी कभी भाई भतीजावाद से तखत जाता है, और कभी कभी दोस्ती यारी के चक्कर में पड़कर भी सियासत जो है कहीं ना कहीं हरा देती नेता को। और मोदी जी जो है इस मित्रवाद के चक्कर में, कोई रघुवर दास, कोई मनोहर लाल खट्टर, कोई देवेंद्र फडणवीस, कोई अमित शाह, जो लंबी लिस्ट है। ये मित्रवाद की कहानी बाद में डेवलप होती है, पहले उन्होंने रबर स्टैंप उठाए। मोदी जी ने प्रस्थापित नेतृत्व को समाप्त कर दिया, क्योंकि मोदी जी को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था कि बीजेपी में कई कद्दावर नेता है जो आगे पीछे उनको चैलेंज दे सकते हैं। चलिए, मोदी जी ने अपनी सिक्योर करने के लिए, प्रधानमंत्री पद सिक्योर करने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नेस्तनाबूद कर। ओके, टाइगर कह रहे हैं, लास्ट लाइन टाइगर ने कही कि मोदी जी जो है वो उन्होंने प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाया, रबड़ की मोहरों को आगे बढ़ा दिया। ये उनका कहने का मतलब। अत्री साहब आप आए, टाइगर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि इस बेबाकी के साथ आप जहां भी जाएं, मेरे चैनल पर जाएं, किसी और चैनल पर जाएं, इस बेबाकी को कायम रखिए। यही आज का अंदाज है। थैंक यू सो मच मिस्टर अत्री, थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू मोहन। हेमंत अत्री जी, आप जरा मूंछ बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपको भी ये टाइगर कहते हैं और बगैर मूंछ के टाइगर होते नहीं, ऐसा कहना शुरू किया टाइगर इनको। समय दीजिए इनको। भाऊ, मैंने पहले ही रिटर्न में आग्रह लगा दिया है दीपक जी के सामने कि मैं टाइगर नहीं, मैं टाइगर एक ही होता है, मैं तो बच्चा ही ठीक हूं, मैं आपका साथी ठीक है। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच अत्री साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।